This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा दिनांक 15 जून 2022 चरक मीमांसा अध्याय 8 शंखं चक्रं जलकान्दततमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं कृतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। ग्रीष्मे पुनः भृशोष्णोपहतत्वात् शरीरम असुखोपपन्नम। तो ग्रीष्म ऋतु में भृशोष्ण उपहत होने के कारण शरीर असुखोपपन्न या दुख से युक्त इस प्रकार का होता है। भवति उष्ण वातातप आत्मातम शिथिलम अत्यर्थ प्रविलीन दोषम। और उष्ण वात आतप आत्मानम, तो उष्ण होता है और वात या उष्ण वात और आतप, इससे आत्मात इस प्रकार का कुछ करना पड़ेगा। अतिशिथिलम, अतिशिथिल अत्यर्थ प्रविलीन दोषम, और दोष अत्यंत लीन इस प्रकार के है। विशेषण पुनः संशोधनार्थम उष्ण स्वभाव उष्णानुगमनात् तीक्ष्णतरम आपद्यते, तीक्ष्णतरत्वम आपद्यते। और शोध भेषज जो है वो शोधन के लिए अगर दिया जाता है उष्ण स्वभाव और उष्णानुगमनात् तीक्ष्णतरत्वम आपद्यते, और उष्ण का अनुगमन होने के कारण अति तीक्ष्ण इस प्रकार का हो जाता है। तस्मात् तयोः संयोगे संशोधनम अति योगाय उपपद्यते शरीरमपि पिपासोपद्रवाय। और इन दोनों का संयोग होने के कारण संशोधन से अतियोग हो जाता है और पिपासा उपद्रव शरीर में निर्माण हो जाता है। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि काल का विचार भी उसके बारे में सोचना पड़ेगा। मध्यम न पेयम पेयम व स्वल्पम सुबहुवारी वा, ये ग्रीष्म ऋतु में निर्देश आया है। तो मद्य नहीं पीना है और देना है तो भी थोड़ा सा और ज्यादा पानी डाल के देना है। तो फणसळकर जी कहा करते थे कि आसवारिष्टों को इसमें कम कर देना है, वसंत ऋतु तक आसवारिष्ट ठीक है। एक बार ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाए तो आसवारिष्ट कम ही देने हैं। वैसे भी केमोथेरेपी या रेडिएशन पूरे बरस तक दिए जाते हैं, पूरे वर्ष में दिए जाते हैं। जब भी कोई कैंसर का पेशेंट डिटेक्ट हो गया
और उसको केमोथेरेपी देनी है, तो माहौल कैसा है बाहर का? अगर शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु है तो ठीक है, लेकिन अगर ग्रीष्म या शरद इस प्रकार का ऋतु हो और उसमें भी हम उतनी ही मात्रा में केमोथेरेपी का डोज दे देंगे, रेडिएशन देते रहेंगे, तो उसके उससे तकलीफ बढ़ेगी ही, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। अगर इस प्रकार का कोई रिसर्च किया जाता है कि उसी केमोथेरेपी का ड्रग का उसी व्यक्ति में ग्रीष्म ऋतु में और हेमंत ऋतु में परिणाम, और कितने दुष्परिणाम ज्यादा होते हैं, कम होते हैं वगैरह के बारे में, तो शायद ये बात बन सकती है एलोपैथी के लिए ये थोड़ा कारीगर इस प्रकार का, वो केवल बॉडी वेट के आधार पर डोज निर्धारित करते हैं रोगों का, औषध का। ये भी एक बड़ी गलती है। दोषों के प्रमाण के अनुसार डोज देना है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। और फिर इसमें भी विशेषज्ञ का वीर्य कैसा है, मृदु मध्य तीक्ष्ण इस प्रकार का है, उसके भी आधार पर डोज कितना देना है ये निर्धार होता है। और किस काल में हम प्रयोग कर रहे हैं, वो भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अगर ग्रीष्म ऋतु में देना ही है समझो, तो कम मात्रा में उसके साथ ये उष्णता तीक्ष्णता कम करने के लिए दूसरे कुछ मेडिसिन इसके साथ में देने हैं। कम से कम जो मरीज हमारे पास आते हैं उनको तो हम सुझाव दे सकते हैं कि इसमें साथ कामदुगा ले लो, गुलकंद ले लो, या और कुछ इस प्रकार की बातें करो। उदुंबर जल एक उदुंबर जल नाम से मिलता है उंबराच्या मुळाचं पाणी इस नाम से पहले मिलता था। तो ये भी नैसर्गिक है, केवल पानी ही है जो उदुंबर के मूल से, जड़ से आता है, और इसके लिए काफी अच्छा है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि बगैर कुछ सोचे समझे इस प्रकार के एलोपैथी में दवाइयों का प्रचलन है, और उनके ध्यान में ही नहीं है ये इस प्रकार की कुछ बातें हो सकती है इस प्रकार से। और फिर ये छर्दन होना, अतिसार होना, बुखार आना, ये काफी कॉमन साइड इफेक्ट्स इस प्रकार के हैं। तो विष का एक विचार होना ही चाहिए, और उष्ण वीर्य का विचार उसमें होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। पित्त बढ़ता है, रक्त दूषित हो जाता है, तो इन सभी के बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। और खास करके ग्रीष्म ऋतु में अगर ये प्रयोग करते रहते हैं इस प्रकार से, केमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन देते हैं, तो काफी तकलीफ बढ़ जाती है। तो वो तो कम से कम टालना है, उसकी तीव्रता कम करनी है। ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी इस प्रकार से। या फिर कैटालिटिक एजेंट्स इस प्रकार के हो जो इस प्रकार का कैटलिस्ट का काम करे, लेकिन शीतवीर्य इस प्रकार के हो। शहद का अनुपान ये एक अच्छी बात हो सकती है, घी का अनुपान एक अच्छी बात इसमें हो सकती है। चाहे घृतपान कराएं, ये भी एक बात हो सकती है, यष्टि मधु सिद्ध घृत वगैरह ऐसा कुछ घृतपान अगर इस प्रकार का प्रचलन है केमोथेरेपी का, रेडिएशन का, तो उससे थोड़ी राहत मिलेगी और ये दुष्परिणाम उसके कम होंगे। वर्षासु तो मेघ जलावते वतते गूढ़ार्क चंद्र तारे धाराकुले वियति भूमौ पंकजल पटल संवृतायाम अत्यर्थ उपक्लिन्न शरीरेषु भूतेषु विहत स्वभावेषु च केवलेषु औषध ग्रामेषु तोयदानुगता अनुगत मारुत संसर्गात् कुरुप्रवृत्तीनि वमनादीनि भवन्ति गुरुसमुत्थानानि च शरीराणि। वर्षासु तु मेघजलावतते गूढ़ार्क चंद्रतारे धाराकुले वियति भूमौ। तो मेघ जलावतत, मेघजल से व्याप्त व्यापृत इस प्रकार का गूढ़ार्क चंद्र तारके, और चंद्र तारे सूर्य ये सब गूढ़ इस प्रकार के है, उनका दर्शन अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। धाराकुले वियति भूमौ, तो मेघ जलावतते वियति और धाराकुले भूमौ, इस प्रकार धारा से आकुल भूमि और मेघ जलावतत इस प्रकार की आकाश।
पंकजल पटल संवृतायाम अत्यर्थोपक्लिन्न शरीरेषु भूतेषु विहत स्वभावेषु च। तो पंकजल पटल संवृतायाम, और भूमि जो है ये पंकजल पटल संवृत, ये कीचड़ और पानी इस प्रकार से आवृत हो गया। अत्यर्थ उपलकिन्न शरीरेषु, शरीर जो है अत्यंत क्लिन्न है। भूतेषु विहत स्वभावेषु, महाभूत जो है उनका स्वभाव विहत इस प्रकार का हो गया है। केवल औषध ग्रामेषु तोय तोयदानुगत मारुत संसर्गात् गुरुप्रवृत्तिनि वमनादीनि भवन्ति। अर्थात उपक्लिन्न शरीरेषु भूतेषु ऐसा भी ले सकते हैं, उपक्लिन्न शरीर इस प्रकार के महाभूत, और विहत विहत स्वभावेषु च केवलेषु औषध ग्रामेषु, और औषध ग्राम जो है उनका स्वभाव विहत इस प्रकार का हो गया है। गुरु प्रवृत्ति वमनादीनि भवन्ति, तो वमन वगैरह जो है गुरु प्रवृत्ति जो उनकी हो जाती है, ज्यादा हो जाता है। गुरु समुत्थानानि च शरीराणि, और शरीर जो भी है वो भी गुरु समुत्थान इस प्रकार के होते हैं। तस्मा ममनादीनां निवृत्तिर विधीयते वर्षांतेषु ऋतुषु न चेद आत्ययिकं कर्म। तो वर्षा में वमन वगैरह की निवृत्ति बताई जाती है, वर्षांतेषु ऋतुषु, वर्षांत ऋतु तक इस प्रकार से। न चेद आत्ययिकं कर्म, अगर आत्ययिक कर्म नहीं है तो यह अपवाद है। आत्ययिके पुनः कर्मणि कामं ऋतुं विकल्प्य कृत्रिम गुणोपाधानेन यथर्थ गुण विपरीतेन भेषजं संयोग संस्कार प्रमाण विकल्पेन उपपाद्य प्रमाण वीर्य समं कृत्वा तत् प्रयोजयेत् उत्तमेन यत्नेन अवस्थितः अवहितः। अगर आत्ययिक कर्म है तो ऋतुम विकल्प्य, तो ऋतु का विकल्प करना है कि कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में सोचना है। कृत्रिम गुणोपाधान, ये अलग है थोड़ा सा, कि कृत्रिम गुण उसमें निर्माण करके, तो अभी इसी का प्राबल्य सभी विश्व भर में है कि जहां रहने की क्षमता है ही नहीं मानव की, उस प्रकार के विदेश, इस प्रकार के देशों में, जैसे मैंने कहा कि ये कनाडा जैसे देश जो बहुत ठंडे इस प्रकार के हैं, या फिर अरब कंट्रीज बहुत गर्म और बहुत ठंडे इस प्रकार के हैं, तो इसमें भी लोग रहते आए हैं बरसों से या सैकड़ों हजारों बरसों से इस प्रकार से। तो उन्होंने अपने अपने तरीके उस समय में ढूंढ लिए थे कि कैसे करना है, जीना कैसे है इस प्रकार के देश में। अब टेक्नोलॉजी काफी बढ़ गई है, एयर कंडीशनिंग काफी कॉमन इस प्रकार का है और उसके जरिए एक कृत्रिम गुणोपाधान इस प्रकार का हो जाता है। कृत्रिम गुण हम निर्माण कर सकते हैं आसानी से कर सकते हैं अभी इस प्रकार से। तो ये सब बातें बना के फिर यथार्थ गुण विपरीतन भेषजम, उस ऋतु के जो गुण है उसके विपरीत इस प्रकार के औषध संयोग संस्कार प्रमाण विकल्पेन उपपाद्य संयोग करके, संस्कार के प्रमाण के बारे में विकल्प करके, प्रमाण वीर्य समं कृत्वा उसमें जो योग्य इस प्रकार का वीर्य होगा उस प्रकार का बना के तत् प्रयोजयत उत्तमेन यत्नेन अवहिता, और उत्तम यत्न से पूरी तरीके से दक्ष होकर उसका प्रयोग करना है। तो किसी ने विष प्राशन किया है, किसी को विषदंश हो गया है या ऐसा ही कोई आत्तिक व्याधि हो कि जिसमें अभी पंचकर्म करवाना बहुत जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा, उसमें आपको कृत्रिम गुणोपादान करके इस प्रकार से भैषज्य में परिवर्तन करके संयोग संस्कार वगैरह करके उसका प्रयोग करना है। क्रियाकालम नहापयत,
जो योग्य क्रियाकाल है उसको नहीं छोड़ना है। तो उसको ध्यान में रख लेते हुए इस प्रकार की चिकित्सा करनी है। तो एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि अगर ऐसी अवस्था है कि कर्म करना ही है तो कैसे करेंगे, इसके बारे में सोचना चाहिए। और अभी के स्थिति में विदेशों में तो ये किया गया है, हमारे भी यहाँ उत्तर प्रदेश वगैरह में या राजस्थान जैसे इलाके में लोग रहते हैं, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है, रहते हैं फिर भी। और पारंपरिक रीतियों का प्रयोग ज्यादा है, क्योंकि उतना पैसा नहीं है कि ये सब एयर कंडीशन वगैरह इस प्रकार से बना दे। तो फिर भी गरीब लोग भी वहां पे रहते हैं और पारंपरिक पद्धति को अपनाते हुए इस प्रकार से करते हैं। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अब बात यह है कि हमारे हिसाब में 3 ऋतु है, उष्ण, शीत और वर्षा, इस प्रकार से। विदेशों में सभी जगह यही माहौल होगा, ऐसी बात नहीं है। तो वहां का माहौल कैसा है ये देखकर उसके अनुसार विकल्प करना है। जैसे कि कैलिफोर्निया में मैं जाता था, तो वहाँ जाड़े के मौसम में, ठंडी के मौसम में वर्षा होती थी, उसी में ठंड भी होती थी और उसी में रेनिंग भी होता था। तो उसके बाद में जो वसंत आता है, स्प्रिंग आता है, उसमें दोनों कफ और पित्त दोनों के लक्षण मिलते थे, वमन दे सकते थे उस समय में। हमने दिए भी है वमन इस प्रकार से। लेकिन केवल कफ नहीं है, पित्त भी उसके साथ इसमें रहता है, ये बात है। ये जो शीतेन युक्तास् तीक्ष्णाद्याश्चैम पित्तस्य कुर्वते वगैरह वगैरह, ये जो बात बताई गई है, उष्णेन युद्धा रुक्ता रुक्षाद्या है वायु कुर्वन्ति संचय, उस बात को ध्यान में रखना है। और उसमें वात और पित्त के बारे में उष्ण और शीत का विपरीत है, और केवल कफ के बारे में समगुण इस प्रकार का है। उष्णेन युक्ता रुक्षाध्याय वायु कुर्वन्ति संचयम, उष्ण गुण के साथ रुक्ष वगैरह अगर है तो वायु का संचय होते, शीतेन कोपम, और शैत्य जब आ जाता है वर्षा ऋतुकालीन तो कोप हो जाता है। उसी प्रकार शीतेन युक्ता तीक्ष्णाध्याश्चयम पित्त से कुर्वते, शीत गुण जो विपरीत है पित्त का, उससे युक्त तीक्ष्ण वगैरह जो गुण है वो पित्त का क्षय करते हैं। उष्णेन कोपम, और उष्ण से कोप होता है। मंदाध्याशमम शीतोपसंविता, और शीतेन युक्त स्निग्धाध्या कुर्वते श्लेष्मश्चयम उष्णेन कोपम, तेनेव गुणा रोक्षादय शम। तो शीत उसके साथ स्निग्धादि गुण ये कफ का क्षय करते हैं हेमंत शिशिर ऋतु में। और उष्णेन कोपम, वसंत ऋतु में जब उष्णता बढ़ने लगती है तो उसका कोप हो जाता है। और शमम तेनैव, और उष्णता से ही शम होता है, ग्रीष्म में शम हो जाता है, या उष्ण गुण से कफ का शमन हो जाता है। तो ये जो बताए गए हैं कॉम्बिनेशंस, कि उष्ण के साथ रुक्षादि गुण, शीत के साथ तीक्ष्णादि गुण, शीत के साथ स्निग्धादि गुण, ये क्षय करने वाले वात पित्त और कफ का विपरीत गुण उसको मिल जाए, उसका जो खुद का गुण है, जैसे कि शीत गुण वात के लिए, उष्ण गुण पित्त के लिए, या कफ के बारे में विपरीत है कि ये उष्ण गुण उसको मिल जाए तो प्रकोप हो जाता है। और फिर उसका शमन कैसे करना है ये आगे इस प्रकार से बताते हैं। तो ये मूल तत्व है। उस तत्व को ध्यान में रखते हुए विदेशों के ऋतुओं के बारे में सोचना है कि किन गुणों के साथ कौन से गुण है, और फिर किस दोष का क्षय होगा, किस दोष का प्रकोप होगा, शमन कब होगा वगैरह वगैरह। और फिर वमन वगैरह की प्रवृत्ति कब करनी है, कब नहीं करनी है, ये देखकर करना चाहिए। आतुरावस्था, ये तो क्षण लव मुहूर्तादि ये जो है वो नित्य का काल के बारे में बताया गया कि इस प्रकार के सीजन के अनुसार
आपको सोचना है। वैसे भी दिन में सुबह है, शाम, रात को, या सुबह है, दोपहर, शाम को कैसे करना है ये भी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्योंकि सुबह कफ का, दोपहर में पित्त का, शाम को वात का प्रकोप है, तो उसके मुताबिक क्या करना है क्या नहीं करना है ये सोचना है। आतुरावस्थासु अपि तु कार्याकार्यम प्रति कालाकाल संज्ञा। तर आतुरावस्था जो है, रुग्णावस्था जो है, उसमें भी कार्य करना है नहीं करना है इसके बारे में काल अकाल संज्ञा इस प्रकार की होती है। तो यथा अस्याम अवस्थायाम अस्य भेषजस्य अकालः कालः पुनः अन्यस्य इति। किस अवस्था में इस भेषज का अकाल है और दूसरे किसी भेषज का काल है। एतदपि हि भवति अवस्था विशेषेण, तस्मात् अतरावस्थासु ही अवस्थासु अपि ही कालाकाल संज्ञा। और इसलिए अतरावस्था के बारे में भी काल और काल संज्ञा इस प्रकार की बताई जाती है। इसमें एक अहम मुद्दा ऐसा है कि काल समुचित होना अवस्था के हिसाब से, ये भी एक आवश्यक इस प्रकार की बात होती है। कई दफा ऐसा होता है कि कुछ बातें बोलनी है लेकिन इस समय बोलना ठीक नहीं है, तो अभी रुक जाएंगे, जब उचित समय आएगा तब बोलेंगे, इस प्रकार से। उसी प्रकार से अभी ये सामावस्था है, इसमें गुरु शीत इस प्रकार का भेषज नहीं दे सकते हैं, इसमें उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार का कुछ दे सकेंगे। निराम अवस्था आ गई, पित्त प्राधान्य है, तो उष्ण स्निग्ध शीत इस प्रकार का भेषज देना है। तो इस प्रकार से इस औषध के लिए अकाल है, इस औषध के लिए योग्य काल है, इस प्रकार से सोच सकते हैं और इसी प्रकार से करना आवश्यक हो। तस्य परीक्षा मुहुर्मुहुः आतुरस्य सर्वावस्था विशेषावेक्षणम यथावत भेषज प्रयोगार्थम। तो बार बार सभी प्रकार की अवस्थाओं का देखना है, अवेक्षण करना है, भली भांति उसके बारे में परीक्षा करनी है। यथावत भेषज प्रयोगार्थम, औषध का योग्य प्रयोग करने के लिए इस प्रकार से। नहीं अतिपतित कालम अप्राप्त कालम व भेषजम उपयुज्यमानम यौगिकम भवति। काल जिसका निकल गया है या प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसी अवस्था में प्रयुक्त जो औषध है वो यौगिक नहीं होता। कालो ही भेषज प्रयोग पर्याप्तिम अभिनिर्वर्तयति। तो काल यही भेषज प्रयोग पर्याप्ति जो है उसका अभिनिर्वर्तन करता है, वो योग्य तरीके से करता है। अब भेषज सेवन काल, ये एक अहम मुद्दा इसमें है कि काल कौन सा प्रयोग करना है। युंजादनंद मन्नादो मध्यंते कबलांतरे ग्रासे ग्रासे मुहुः सांदम दिशने सामुद्गम दिशि औषधम, ये जो वाग्भट में एकादश काल बताए गए हैं। तो अगर हमारा पिन पॉइंट डायग्नोसिस है, अपान की विकृति है, समान की विकृति है, उदान की विकृति है, वगैरह वगैरह, तो उसी काल में औषध देना जरूरी इस प्रकार का होगा और वही सफल इस प्रकार का होगा। अब बात ये होती है कि उसको कैसे हम निर्धारित करें कि यही करना डाळ है। टाकायची ना त्याच्यात? तो प्राणोदकांद वाहिनी दुष्ट स्रोतांसी दूषय पुरस्त कुरुते श्वासम आमाशय समुद्भव। तमक श्वास जैसी बीमारी हो और प्राण उदक अन्न, ये तीन स्रोत उसमें दुष्ट हो सकते हैं। तो अगर प्राणवह स्रोतस की दृष्टि है तो निश्चित रूप से प्राण काल में औषध देना जरूरी इस प्रकार का होगा। लेकिन अगर अन्नवह स्रोतस उदकवह स्रोतस की दृष्टि है तो शायद समान काल में, शायद अपान काल में, शायद सामुद्र काल में औषध देना जरूरी इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उधर गौरव ज्यादा है, मलावष्टंभ है, आत्मान है, तो शायद अपान काल में दवा देना उचित इस प्रकार का होगा। अगर हम मानते हैं कि नहीं, समान बिगड़ा है, अग्नि अच्छा नहीं है, तो समान काल में मेडिसिन देना है।
और उरस स्थान में कफ की संचिति है, वायु का प्राधान्य है, तो प्राण काल में इस प्रकार का औषध देना है। या दोनों का है तो प्राण काल में और अपान काल या समान काल में औषध देना है। तो इससे भी काफी फर्क होता है। अभी औषध सेवन काल में 5 वायु के बारे में ज्यादा बहस आती है, लेकिन 5 प्रकार का पित्त, कफ, इसके बारे में बहस नहीं है। कफोदरे गदोनंदम बलिनो रोग रोगिणो हो। रोग और रोगी दोनों बलवान है। और कफ का प्राधान्य है, कफ दोष प्रधान है। तो गदे अनंदम, बगैर कुछ खाए अन्न, ये औषध देना है सुबह खा, एक ब्रश करने के तुरंत बाद, इस प्रकार के। अपान काल का मतलब भोजन के लिए कि कितने देर पहले तक, या व्यान उदान काल में भोजन के कितने देर बाद तक समझना चाहिए। तुरंत है एक्चुअली। खाना, ये भेषज खाना और तुरंत दवा ले लेना अपान काल में, और भोजन के उपरांत तुरंत ले लेना, ये आवश्यक है। अब एक दूसरा भी इस प्रकार का व्यान काल के लिए काल बताते हैं कि एक बार पचन हो जाए फिर व्यान काल में औषध देना है, रस धातु बन गया। ये भी एक पहला अन्न जीर्ण होने पर देना है, इस प्रकार के एक व्यान के बारे में बताते हैं। अपान काल के बारे में तो तुरंत लेना है, इस भेषज लेकर तुरंत उसके बाद भोजन लेना है, इस प्रकार का कहा था। ग्रासे ग्रासे मुहुः सामनम सामुद्गम, हाँ, ग्रासे ग्रासांत प्राणे प्रदुष्टे मातरिश्वनि। ग्रास और ग्रासांतर ये प्राणवायु के लिए बताया गया है। तो अन्न खाते समय 2 ग्रास के बीच में या ग्रास के साथ दवा लेनी है। और ये हम करते हैं खास करके अवलेह जो है, चाहे च्यवनप्राश अवलेह हो, चाहे कुष्मांड अवलेह हो, अमृत पराश घृत जैसा हो, या फिर नारसिंह रसायन हो, ये प्राणकाल में इस प्रकार से देते हैं। और उसके साथ में सितोबलादि चूर्ण वगैरह इस प्रकार की दवाइयाँ चाटने के लिए देते हैं। तो ये प्राण काल में इस प्रकार का काम करता है। तो ग्रास ग्रासांतय प्राणे प्रदुष्टे मातरिश्वनि, इसको ध्यान में रखते हुए 2 ग्रास के बीच में थोड़ा औसत चाटना, फिर ग्रास ले लेना, ये भी बात हो सकती है। ग्रास के साथ ले सकते हैं, ये भी बात हो सकती है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब जब प्राणव स्रोतस की दृष्टि हो, तो इस प्रकार का औषध वहां पे दे सकते हैं। आसव अरिष्ट भी अपान काल में या कफ काल में प्रयोग किया जा सकते हैं। दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रचलन आसव अरिष्टों का जो है वो भोजन के उपरांत है। काफी वैद्यों का प्रचलन भोजन के बाद आसव अरिष्ट देना, इस प्रकार का है। वैसे जो मद्यपान करने वाले हैं उनमें 2 तरीके दिखते हैं। एक पहले पी लेते हैं और उसके साथ में ये चकना जिसको बोलते हैं, फ्राइड आइटम्स खासकर होते रहते हैं, फरसान, चिवड़ा वगैरह, इस प्रकार के वेफर्स वगैरह, या कैश्यू नट्स, कैश्यू वगैरह, इस प्रकार से वो मद्यपान करते समय खाते रहते हैं और बाद में भोजन करते हैं। ग्रंथों में जो तरीका है वो पहले भोजन कर लेना और फिर बाद में मद्यपान करना। मद्यपान का विधि जो बताया गया है। तो सुझाव में देता हूं कि अगर मद्यपान तुरंत छोड़ नहीं सकते हैं तो कम से कम खाना खा के मद्य ले लो, इस प्रकार के सलाह देते हैं। और ये फिर चकना वगैरह कुछ लेने की जरूरत उसमें नहीं है। और खाना खाने से पहले अगर मद्यपान करना है तो इसके साथ में ये नहीं लेना है, ये तो बात होनी चाहिए। वैसे मद्यपान ही नहीं करना, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो आसवारिष्ट कभी कभी भोजन पूर्व दिए जाते हैं। खास करके पीसीओडी या
एंडोमेट्रियोसिस वगैरह के में जहाँ बहुत ज्यादा दर्द है, अपान की दृष्टि है, तो उसमें दशमूलारिष्ट या अभयारिष्ट या उसके प्रकार के पत्रांगासव वगैरह इस प्रकार के भेषजों का प्रयोग भोजन पूर्व कर सकते हैं दवाइयों के साथ में। ये सप्तसार कषाय करके एक आया है इसमें सहस्त्र योग में, बाजार में उसका घन मिलता है। तो उसको खास करके एंडोमेट्रियोटिस या फिर ये उदावरता योनि व्यापत, वातजा योनि व्यापत वगैरह वगैरह, इसमें बहुत पेन ज्यादा होता है तो दे सकते हैं। च्यवनप्राश पार्श्वप्रतिक्रिया नाही घेतलं तर चालतं का? चल सकता है। रसायन मेडिसिन जो है वो सुबह है जनरली देने का प्रघात है। और ये एक अच्छा रसायन है। दूसरे एक रसायन के बारे में ग्रंथों में लिखा है, यानो पुरुंद्यात आहारम एकम मात्रा तो सात होता, जो एक आहार राशि को अवरोध न करे, इस प्रकार की मात्रा रसायन की होनी चाहिए। तो ये 200 ग्राम 250 ग्राम इतनी मात्रा में च्यवनप्राश देना है। अगर बहुत ही अशक्ति है, धातु बल बहुत ही कम है, दोष बल बहुत ही ज्यादा है, लेकिन वो पचाने के श्रम का अग्नि होना चाहिए। तो कोल्हटकर सर ने इस प्रकार के दिए हैं 200-250 ग्राम च्यवनप्राश, और सिर्फ एकदम शाम को दूध और चावल इस प्रकार का खाना। मैंने भी कोशिश की है, लेकिन जहाँ ऐसा है कि अग्नि उतना अच्छा नहीं है, तो मैंने वहां सुझाव दिया है कि 1 चम्मच 2 चम्मच इतना ही च्यवनप्राश खाओ, जब उसका पचन हो जाए फिर से भूख लगे तो फिर से खाओ। ऐसे करते करते शाम तक कुछ नहीं लेना है, सिर्फ च्यवनप्राश ही लेना है और शाम को दूध और चावल लेना है। तो ये अच्छी बात हो सकती है। अनुलोम के लिए अभयराष्ट्र आदि आपात काल में अन्य औषधियों के साथ ज्यादा लाभकारी हो सकता है, ऐसा है। तो अभी ये जो प्रचलन आ गया कि कॉन्स्टिपेशन के लिए जो दवाई देनी है वो रात में देनी है सोते वक्त, इस प्रकार से, तो ये कहाँ से आया मालूम नहीं। ऊर्ध्वजत्र विकारेषु स्वप्न काले प्रशस्यते, ये बात है कि ऊर्ध्वजत्रगत विकार अगर है तो स्वप्न काल में भेषज देना है। अब नींद की दवाइयां रात में दे सकते हैं, ये एक बात हो सकती है, सारस्वत अरिष्ट ब्राह्मी घृत ब्राह्मी प्राश वगैरह वगैरह। और सुबह है रसायन औषधियों का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और अगर अपन ये मलावष्टम के लिए मेडिसिन देना है तो रात को खाना खाने से पहले दे देंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो रात्रि भोजन के पूर्व इस प्रकार के अगर दवा देते हैं तो अपान का अनुलोमन करने में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात होती है कि पचन अच्छा नहीं होता, और इसलिए लंघन पाचन की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो पहले क्या करना है, तो सुबह का नाश्ता बंद करना है लंघन के हिसाब से, और 2 ही दफा खाना खाना है। अगर वो भी पर्याप्त नहीं है, उससे भी पचन ठीक नहीं हो रहा, तो शाम का खाना छोड़ देना है। दोपहर एक ही बार खाना है और शाम को खाने के बजाय मूंग का सूप या दूध ऐसा कुछ ले लेंगे। इससे पचन सुधरने लगता है, पचन सुधरने लगता है तो अपने आप मल परिवर्तन होने लगता है, उसके लिए और कुछ करने की जरूरत इस प्रकार की नहीं है। अभी योग के हिसाब से मूलबंध अगर लगाएंगे और उसमें अनुलोम विलोम करेंगे मूलबंध लगा के, तो जब पूरक करना है तो मूलबंध लगाना है, रेचक करना है तो धीरे छोड़ना है। तो इससे अपान और समान की दृष्टि कम हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन सुधरता है। ये अभी काफी मरीजों में मैं कर रहा हूँ इस प्रकार से। तो कोई कहता है कि केवल सिर्फ ब्राह्म मुहूर्त ही रसायन काल है, ऐसा भी नहीं कह सकते। या नौपरुंद्यात आहारम, ये तो रसायन के औषध में ही बताया गया है। और उतनी बड़ी मात्रा में देना है रसायन, और सिर्फ फिर शाम को खाना खाना है, और वो भी ज्यादातर दूध चावल या सिर्फ दूध इस प्रकार का ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा।
क्षीर आणि घृत हे रसायन व रसश्रेष्ठ प्रयोग अग्निमांद्य असणाऱ्यांसाठी व धातुबल कमी दोषबल अधिक असताना च्यवनप्राश प्रमाणे रसायन विधि वापरून देता येईल. वही तो हम कर रहे हैं कैंसर में. मैं सीधे दूध के ऊपर उतर आता हूँ, डायरेक्ट दूध ही देना है ऐसा ही बताता हूँ. और मैं कहता हूँ जब भूख लगे और जितनी भूख लगे उतना ही दूध लेना है, देसी गाय. जब भूख लगे ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग बगैर भूख के ही खाना खाते रहते. तो पहले ये एहसास होना है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए और सच्ची भूख है, इस प्रकार से. और फिर उस अवस्था में दूध शुरू करते हैं और जितनी भूख है उतना इतना ही दूध लेते हैं तो उसका पचन होने लगता है. तो शुरू में ऐसा हो सकता है कि एक दिन भूख ही नहीं लगी, ये बात हो सकती है, या आधे दिन भूख नहीं लगी, लंघन किया इस प्रकार से. फिर थोड़ी सी ही लगी तो 100 ml ही दूध ले लिया, ज्यादा नहीं लिया. उसका पचन होकर उससे दीपन होता है और दीपन होने के बाद फिर भूख लगती है तो 150 गया, 200 गया, इस प्रकार से क्रम से दूध अगर बढ़ाएंगे तो रसायन इफेक्ट उसका आने लगता है. तो इसमें अग्नि का एक अहम रोल है. और अग्नि कैसा है, पाचन होने की आवश्यकता है क्या? अगर हम खाना नहीं देंगे, लंघन करेंगे, तो वो पहले दोषों का, साम दोषों का पाचन करेगा, फिर भूख बढ़ेगी, फिर भूख लगेगी तो जितनी भूख है उतना ही दूध इस प्रकार से लेना है तो धीरे धीरे बढ़ेगी. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दूध पचन करने की भी क्षमता नहीं है, लाजामंड से शुरुआत करनी पड़ती है. लाजामंड, पेया, फिर मुद्गयूष वगैरह वगैरह इस प्रकार. और इसमें कफ का प्राधान्य है तो लाजामंड दे सकते हैं लेकिन पेया नहीं दे सकते, तो डायरेक्ट मुद्गयूष पर ऊपर आते हैं. कॅन्सरच्या रुग्णाला गावरान गाईचे दूध उपलब्ध नसेल तर म्हशीच्या दुधावर ठेवले तर चालेल का? गव्यम तो जीवनीयम रसायनम. दूध के सामान्य गुण बताकर गव्य दूध के बारे में जो बात करते हैं तो जीवनीय और रसायन ये उसकी फलश्रुति है. तो मैं सुझाव देता हूं अगर गाय का दूध उपलब्ध नहीं है तो बकरी का दूध ये दूसरा ऑप्शन है. अगर वो भी नहीं उपलब्ध है तो शायद ये भैंस के दूध के बारे में सोच सकते हैं, या फिर चावल की गंजी से आरंभ करते हैं, मुद्गयूष वगैरह आरंभ करते हैं और धीरे धीरे संसर्जन कम करके केवल ऑर्गेनिक इस प्रकार का या नैसर्गिक इस प्रकार का खाना खाना है, ये सुझाव देते हैं. फिर भी मैं बताता हूँ कि जहां दूध मिले वहां जाकर रहो. हमारे हिसाब में रसायन चिकित्सा प्रधान है और क्षीरकृताभ्यास और रसायनानाम इसमें क्षीरकृताभ्यास प्रधान है. तो अगर हमारी चिकित्सा होनी है तो जहां दूध उपलब्ध नहीं है वहां से दूर जाओ, दूसरे कई जगह जाओ जहां दूध आसानी से उपलब्ध हो और फिर वहां जाकर रहो, ये मैं अभी सुझाव देता हूँ. और अगर बकरी का दूध अवेलेबल है तो थोड़ा हल्का है तो उससे आरंभ इस प्रकार से कर सकते हैं. मे बी A2 मिल्क पाउडर विल बी हेल्पफुल इन दिस केस. हो सकता है. अभी विदेशों में खास करके यूएई में A2 मिल्क अवेलेबल ही नहीं है. और दुबई के जो प्रसिद्ध मॉल है उसमें सिर्फ एक जगह वो भी प्रिजर्व्ड इस प्रकार का A2 मिल्क अवेलेबल है टेट्रा पैक में. तो कोई मतलब नहीं है इस प्रकार से. तो एक तो हम सोच सकते हैं कि काफी इसमें स्कोप है एक्सपोर्ट करने के लिए, दूध का पाउडर बना के अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ स्टडी हुई है, जुवेनाइल डायबिटीज का प्रमाण बढ़ रहा है और उसका कारण ये A1 मिल्क है. ये उस नतीजे पर वहां पे डॉक्टर भी आ गए हैं. लेकिन करेंगे क्या? एक तो वहीं पे अगर फार्मिंग हो सकता है और गौशाला बना सकते हैं तो एक अच्छा रहेगा. फिर उसके लिए ग्रास उगाना वगैरह ये सभी बातें भी काफी मुश्किल इस प्रकार की है.
उनके खाने का प्रबंध करना इस प्रकार से। तो अभी मिरेकल गार्डन अगर बन सकती है तो ये भी बात हो सकती है, ऐसा नहीं है। तब तक मैं शायद चाहता हूँ कि थोड़ा मिल्क पाउडर का एक्सपोर्ट किया जाए वहां पे, देसी गाय के दूध का। यहाँ गव्यामृत कंपनी की पाउडर, मिल्क पाउडर मिलती है, तो मैं भी भेजता था मेरे पोते के लिए। लेकिन सच्चे ढंग से अगर ये करना है तो कुछ ना कुछ उपाय देखने पड़ेंगे, बिकॉज इट कैन बी ब्रॉट फ्रॉम वेयर इट इज अवेलेबल एंड ऑल्सो कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड। ये सही है मिल्क पाउडर का इस प्रकार से करना, और इसमें एक क्रीम भी डालना है, वो भी देसी गाय का क्रीम इस प्रकार का डालना पड़ेगा। ISKCON also has milk powder, a good quality product। अच्छी बात है अगर ISKCON के पास है। तो कैमल मिल्क का प्रमोशन हो रहा है कई जगह, इस पर आप क्या, आपकी राय? उचितो यस्य उदेशा तज्जम तस्य औषधम हितम, इस हिसाब से कैमल का दूध अच्छा है अगर लेना चाहते। तो ये सक्षार मुष्ण लवणम इस प्रकार का बताया गया है। इस्कॉन का अगर इस प्रकार का ऑनलाइन मिल रहा है तो थोड़ा देखेंगे उसके बारे में। ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा कि वहीं पे गौशाला शुरू करे। और अभी अबू धाबी में नया मंदिर बन रहा है बड़ा। तो उसके लिए ये दूध घी वगैरह सब चाहिए, तो शायद मोदी जी से बात करेंगे, तो मोदी जी ने उसकी नींव रखी है अबू धाबी में मंदिर की। बड़ा मंदिर बन रहा है इस प्रकार से। तो मध्ये मध्ये काय उगवतंय असं? इस्कॉन गव्यामृत पथमेडाकडून बल्कमध्ये घेऊन रिपॅक करून विकत देतात। ये तो और अजीब है। तो गव्यामृत या पथमेड़ा से ही लेना उचित रहेगा, लेकिन पथमेड़ा के बारे में मैंने उल्टी सुल्टी उल्टी सीधी बातें सुनी है। तो वो अभी भरोसेमंद नहीं रहा, इसीलिए गव्यामृत उससे अलग हो गया। अगर प्रामाणिकता से काम करेंगे तो हो सकता है। कोकण में इनका प्रयास चल रहा है कि A2 डेयरी बनाए। ये जिंदाल का प्रोजेक्ट चल रहा है, वो सोच रहे हैं इस प्रकार से। उन्होंने 100 गायें 10,000 रुपए अनुदान देकर किसानों को दी है, और गिर का ही प्रचलन है। तो आप गिर गाय लेना चाहते हैं तो 50-60 हजार रुपए लगते हैं, उसमें 10,000 जिंदाल दे देता है। लेकिन इस प्रकार से 100 गायें दी गई है हमारे एरिया में, गणपतिपुळे और साफे जयगढ़ वगैरह इस एरिया में। तो ये बात हो सकती है कि A2 डेयरी, क्योंकि एक गाय भी हो तो उसका प्रचलन होते होते, हमने सिर्फ 2 गाय ली थी, हमारे अभी हमारे पास 9 गाय है उन 2 गायों को मिलाकर, तो 7 नए इसमें आ गए हैं इस प्रकार से। तो हर बरस में एक वेत इस प्रकार का रहता है, एक बच्चा होता है, तो काफी बढ़ सकता है इस प्रकार से। अगर गिर गाय का है तो ये A2 डेयरी बन सकती है, और फिर उसका अगर पाउडर बनाएंगे और विदेशों में सेल करेंगे, खास करके UAE या नेदरलैंड्स। कल एक नेदरलैंड्स की लड़की आई थी, पेशेंट आई थी।
मैंने उसे पूछा कि वहाँ दूध कौन सा मिलता है, तो उसको कुछ मालूम नहीं था। मैंने कहा A1 A2 ऐसा कुछ फर्क तुम्हें मालूम है क्या? बोले नहीं मुझे मालूम नहीं है इस प्रकार। वहाँ जो दूध मिलता था हम ले रहे थे, उसकी छोटी बच्ची भी थी उसको भी वही पिलाते थे वगैरह इस प्रकार से। अब तो भारत में शिफ्ट हो गए, लेकिन उसकी सहेलियां वगैरह वहाँ पे है नीदरलैंड्स में। तो मैंने उसको कहा कि तुम जरा पूछताछ करके देखो A2 मिल्क वहाँ पे अवेलेबल होता है क्या, नीदरलैंड्स में अवेलेबल होता है क्या। वो तो जर्सी गाय के लिए ही फेमस है इस प्रकार से। और दूसरा एक अजीब था, उसका बी हुआ था इंजीनियरिंग, और वो बायोमेडिकल में हुआ था। तो मैंने कहा बायोमेडिकल क्या चीज है? बम्बई में कोर्स है। तो बोलती कि इंस्ट्रूमेंटेशन है बेसिकली, लेकिन बायोमेडिकल इसमें स्पेशलाइजेशन जैसा है। और जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं उसमें बायोलॉजी से जुड़े या मॉडर्न मेडिसिन के, कन्वेंशनल मेडिसिन के हिसाब से ये स्कोपीज वगैरह जो है, उसके लिए ये अलग ब्रांच इंजीनियरिंग में बन गई है। तो मैंने पूछा तुम्हें ये मालूम है क्या ऑरा स्कैनिंग वगैरह के बारे में? तो बोली मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन मेरी कुछ सहेलियां उसमें काम कर रही है ऑरा स्कैनिंग में। तो ये भी बात अजीब है। तो मैंने कहा है कि तुम जरा जानकारी इकट्ठा करो, और ये बायोफील्ड स्कैनिंग किस जरिए होता है। कैमरा देखता है, हम देख नहीं पाते हैं, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत लेनी पड़ेगी इस प्रकार से। तो शूट तो हो जाता है, लेकिन हम नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी की सहायता होनी चाहिए। और मैं जो चश्मे का विचार कर रहा हूँ कि इसमें अगर अलग गॉगल बनेगा, कि जिसके जरिए जैसे 3D पिक्चर्स देखने के लिए अलग गॉगल बनता है उस प्रकार से, तो शायद ये बात हो सकती है। तो ये अचानक सामने आ गया। तो वो परिचय की है, क्योंकि उसके पिता मेरे पेशेंट है कैंसर के। और ये काफी मदद कर सकती है इसके बारे में आगे। कॅमल मिल्क उष्ण, मग राजस्थानमध्ये कसे चालेल, काश्मीरमध्ये उत्तम। लेकिन उचितो यस्यैव देशात् तज्जं तस्य औषधमिदं। जो जिसके लिए देश साथ में है उसी का वहां पे प्रचलन होना है। तो कैमल मिल्क चल सकता है, मुझे ऐसी बात नहीं है। खास करके उधर में कैमल मिल्क बहुत अच्छा है। उधर जातोदक अवस्था में ये कुंटिणी का दूध बहुत अच्छा है। वेणुमाता शास्त्री जोशी ने एक मरीज को इस प्रकार से सुझाव दिया था कि यहाँ का दूध सूट नहीं हो रहा था, फायदा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये कैमल का मिल्क लाओ। तो बोले वो यहाँ कहाँ मिलेगा, बम्बई में तो मिलना मुश्किल है इस प्रकार से। तो बोले मंगाओ राजस्थान से, या फिर वहां जाके रहो। वैसे जंगल देश इनके लिए अच्छा है रहने के लिए भी। और कैमल मिल्क वहां पे मिल जाता है तो भी ठीक इस प्रकार की बात है। गव्यामृत मिल्क पाउडर कुठे मिळते? हाँ, नेट पे सर्च करो, नेट में मिल जाता है गव्यामृत नाम से। प्लीज ऍड्रेस पाठवाल ग्रुप मध्ये। ये वैभव वाणी, तुम ऍड्रेस डाल दो, अमेझॉन वर मिळते। ओके। तो यह भी, जहाँ दूध का उत्पादन ज्यादा है और उसके लिए सेल अच्छा नहीं है, सजगता नहीं है लोगों में कि A2 मिल्क लेना है वगैरह। जिंदाल की कंपनी की जो रहवास है लोगों का, कर्मचारियों का, वहां ये दूध जा रहा है अभी 60 रुपए लीटर से। लेकिन दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा, रत्नागिरी में पहुंचा सकते हैं तो भी अच्छी रहेगी। लेकिन सभी जगह इस प्रकार के देसी गायों का प्रचलन बढ़ाना है, और फिर ये जो बात हो जाएगी तो
जैसे अभी अमूल वगैरह ये जर्सी गाय की गौशालाएं हैं और उनके प्रोडक्ट्स है बहुत सारे इस प्रकार के, उतनी बड़ी मात्रा में इस प्रकार के A2 मिल्क का, गिर गाय का या दूसरे किसी गाय का प्रचलन होना जरूरी है। आसानी से सभी मिल जाए, सभी चीजें जो चाहिए वो मिल जाए इस प्रकार से, तभी पूरे देश का स्वास्थ्य सुधरेगा। नहीं तो अभी हम जिस तरीके से जा रहे हैं ये धवल क्रांति और श्वेत क्रांति के जरिए, वो तो विनाश की तरफ जा रहे हैं। तो कम से कम हम वैद्यों को तो उससे बचना चाहिए, ये पहली बात इस प्रकार की होगी। फिर हमारे रिश्तेदार, हमारे मरीज, हमारे छात्रगण वगैरह वगैरह, इनके बारे में गव्यामृत इज A2 स्किम मिल्क पाउडर, हाउ गुड इज दैट? जब पाउडर बनाते हैं तो स्किम मिल्क ही होता है, उसमें संदेह नहीं। उसके साथ में ये क्रीम डालना पड़ता है तभी दूध बनता है। अभी ये सब कंपनियां जो है बड़ी बड़ी, चितड़े से लेकर ये अमूल वगैरह, गोकुल या बाकी भी सभी इस प्रकार से, वर्षा ऋतु में प्रोडक्शन दूध का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उतना सेल नहीं होता है, तो इन सभी के पाउडर बनाने के बड़े बड़े प्लांट है, तो उसमें से फैट अलग करते हैं। वैसे अभी फैट भी स्टैंडर्डाइज कर दिया है। तो भैंस का अगर दूध है 6.5 फैट है तो वो हटाकर 5 या 4.5 इतना ही फैट रखते हैं इस प्रकार। और फिर जो फैट इस प्रकार से अलग किया गया है वो क्रीम के जरिए आइदर कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करना है। यहाँ कात्रज डेयरी का क्रीम मिलता है इस प्रकार से, गाय का क्रीम मिलता है, लेकिन वो मिक्स है, केवल देसी गाय का नहीं है, जर्सी और ये दोनों मिक्स है। तो उस क्रीम को लेकर भी मक्खन और घी बना सकते हैं। हम काफी समय में इस प्रकार से करते थे। व्हाट आर द क्वालिटीज? पहली बात होनी है कि A2 होना है। ऑफ A2 ब्लॅक गिर काऊ मिल्क, ब्लॅक नहीं है, ज्यादातर तपकिरी रंग की होती है, ब्राउन कलर की होती है। इतर दूध वापरण्यापेक्षा अशा प्रकारचे चांगल्या सोर्स कडून बनवलेले मिल्क पावडर हे चांगले ऑप्शन आहे। और खास करके बच्चों के लिए फॉर्म फीड देने के बजाय, क्योंकि फॉर्म फीड में जर्सी गाय का ही है प्रचलन, तो फॉर्म फीड के बजाय यही देना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा, दूध पाउडर से दूध बना के, लेकिन उसमें क्रीम डालना है। अगर क्रीम नहीं डाल सकते हैं तो घी डालना है। बेटर ऑप्शन होगा कि क्रीम को स्टोर करके उसके साथ में दे दे और पानी डाले और फिर मंथन करे तो दूध बन जाता है। जैसा हम चाहते हैं उस प्रकार का दूध बन जाता है। तो विदेशों में केवल इस प्रकार की दूध बनाने वाली फैक्ट्री, इंपोर्ट यहाँ से दूध पाउडर और क्रीम होगी, पानी वहां से लेंगे या पानी बाहर से लाएंगे, क्योंकि पानी भी वहां का पीने का अच्छा नहीं है, वो तो बाहर से ही आता है इस प्रकार से। तो उसका दूध बना के फिर दे देंगे लोगों को, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। ताकि एक सेंट्रलाइज सुविधा इस प्रकार की हो सकती है। गव्यामृत इज सेलिंग A2 घी फॉर 900 रुपीज, वेयर एज ऑल अदर सप्लायर सेल एट 2000। ये भी सही है। तो 900 रुपए में वो घी दे रहे हैं, वो 1 लीटर होता है, 910 ग्राम होता है। गव्यामृत इज ए नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट हेल्ड बाय राजस्थान गवर्नमेंट, हेंस में भी उसमें भी बिलोनी घी एक अलग है जो पारंपरिक रीति से बनता है। ये जो घी बनता है 900 ग्राम, 900 रुपए किलो का या 900 रुपए लीटर का, वो दूध से डायरेक्ट क्रीम निकालते हैं। और जो बिलोनी घी कहते हैं वो दूध में कर्लिंग करते, दही बना के फिर मंथन करके नवनीत निकाल के उसका घी बनाया जाता है, उसको बिलोनी घी बताया जाता है, और वो 1500 रुपए है। फिर भी 1500 रुपया सस्ता है। तो अभी इस प्रकार के सोर्सेस ढूंढने हैं,
इन लोगों ने क्या किया, हाँ, वी शुड गेट बिलोनी घी। हाँ, हमें तो बिलोनी घी ही लेना है, वो सबसे बेहतर इस प्रकार का है। इसमें एक बात अहम इस प्रकार की होगी कि गायों का प्रचलन बढ़ाए। तो अभी सुभाष पालेकर का प्रयास चल रहा है कि अगर नैसर्गिक खेती होनी है तो गाय मुख्य है उसका, तो हम डोनेशन के रूप में किसी को गाय दे देते हैं। सुभाष पालेकर के हिसाब से तो जो दूध न देने वाली गाय हो, बूढ़ी हो गई हो, वो भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें मतलब जो है वो गोमय गोमूत्र से है, जो जीवामृत के लिए आवश्यक है। लेकिन मैं सिर्फ ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि जो दूध देने वाली गाय हो वो भी अगर दी जाए तो भी चलेगी। ये 9-10 हजार में मिलती है, वो 50-60 हजार में मिलती है। तो एक प्राइस डिफरेंस काफी है इसमें। तो जहां से जैसे भी हो सके, चाहे दूध न देने वाली गाय ही सही, लेकिन उसका भी प्रचलन होना चाहिए। दूध देने वाली गाय सही, उसका भी प्रचलन होना चाहिए। पूरे के पूरे पैसे देने हैं, नहीं देने हैं, सहायता करनी है, ये सभी बातें हो सकती है। तो मैंने एक बीच में श्रृंखला चलाई थी, ऋण श्रृंखला, दान श्रृंखला और दान, इस प्रकार से, ऑडियो में। मराठी में है। लेकिन उसमें मैंने एक बार बोला था शायद, क्षीरोद्भव वृत्ताचे पण गुण चांगले आहेत सुश्रुत वाग्भट। वो नवनीत के बारे में बताया गया है। क्षीरोद्भव तो संग्रही रक्तपित्ता क्षीरोगिरी, इस प्रकार का नवनीत के बारे में बताया है। हो, पण त्याचे तुपाचे मला आता आठवत नाही आहेत। लेकिन इसमें, हाँ हाँ, लेकिन इसमें ऐसा है कि कुछ भी करने न करने के बजाय कुछ करना तो अच्छा है। तो शुरू तो करेंगे, हम खुद देसी गाय का ही दूध लेंगे, ये प्रचलन में लाना जरूरी इस प्रकार का होगा। घर पे ही घी बनता है तो ज्यादा अच्छा है। अगर घर पे उतना घी नहीं बन रहा तो शायद घी लेने की बात कर सकते हैं। गुणों में क्या फर्क है बिलोनी और क्रीम से बना घी, घी में मंथन संस्कार से होने वाले चेंजेस के अलावा? इसमें एक बात कही जाती है अभी, कोलेस्ट्रॉल में एचडीएल और एलडीएल, ये दो घटक बताए जाते हैं। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि दूध में ये दोनों रहते हैं। दूध का मक्खन बनता है तब भी दोनों रहते हैं, और जब घी बन जाता है मक्खन से तो एलडीएल निकल जाता है, एचडीएल शेष रहता है, जो हृदरोग में आवश्यक इस प्रकार का है। अब इसकी पुष्टि करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा उसका। ये मैंने सुना है सिर्फ इस प्रकार से। और इसलिए दूध गर्म करना, मलाई निकालना, इस मलाई में ये दोनों रहेंगे। और फिर नवनीत का भी एक अहम रोल है। नवनीतम नवम वृषम शीतम वर्ण बलाग्निकृत। अगर ताजा नवनीत प्रयोग में लाते हैं, विदेश में तो नवनीत ही प्रचलन में है, घी नहीं है वहां पे। तो अनसॉल्टेड और सॉल्टेड इस प्रकार का दो तरीके का आता है। हमें मतलब ज्यादा होता है वो अनसॉल्टेड से होता है, और उसको भली भांति अगर हम प्रयोग में ला सकते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन उसका कन्वर्जन अगर घी में करते हैं तो एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की जो बात है वो तो नहीं होती। वैसे कोलेस्ट्रॉल का मतलब ज्यादा स्ट्रेस से है, चिंता से है, तो वो नहीं होगी तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। लेकिन अभी ये गलत फहमियां फैल गई है कि नहीं नहीं घी नहीं लेना है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा वगैरह वगैरह। हाँ, तुपाचे पण आहेत वो, एक बार दिखा दो क्या है। Nowadays many pediatricians advise parents to stop milk for children with lactose intolerance. Here A2 milk is advisable in such conditions, sir. कुछ लोगों को फायदा होता है A2 मिल्क से। मैं बताता हूँ कि माँ का दूध बढ़ाने के लिए ही कोशिश करो। मुझे ये सवाल पूछा गया था कि लैक्टोज इंटॉलरेंस काफी कॉमन है विदेशों में खास करके। तो मैंने कहा कि माँ के दूध की कभी एलर्जी हुई है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो बोले हाँ, ऐसा तो कभी सुना नहीं है कि माँ की दूध की एलर्जी हो गई इस प्रकार से।
तो माँ को दूध अच्छा होना है, इसी के बारे में प्रयास करना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहा। मातुरैव पिबेत संयम एव शब्द का प्रयोग है कि माँ का ही दूध पिए इस प्रकार से। तो ये अगर बात हो सकती है तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और वैसे एवन मिल्क अच्छा नहीं है, उससे लैक्टोज इंटॉलरेंस होना काफी कॉमन है। तो गव्या पयश छागम, पहले जो है संज्ञा पयश छागम, पहला बकरी का दूध और फिर बाद में देसी गाय का दूध, ये हो सकता है। इस मथे में रिलायबल सोर्स फॉर ए टू घी। उल्टी सुल्टी दोनों बातें मैंने सुनी है पथमेड़ा के बारे में, इसलिए गव्यामृत में मैंने कोशिश की थी उससे प्रोडक्ट्स मंगवाने की, या उनके देसी गाय के घी में बने सिद्धघृत है। लेकिन उनका पैकिंग अच्छा नहीं है। ये बहुत बार ऐसा हुआ कि हमने मंगवाए और सीलिंग अच्छा नहीं था, वो सब खराब हो गया इस प्रकार से। तो मैंने बोला उनको, फिर भी वो बोले रहे नहीं नहीं ये हम कर रहे हैं, ठीक कर रहे, ठीक है कर। अभी मैं जबलपुर जा रहा हूँ, तो जबलपुर में देसी गाय काफी 200 देसी गाय है वहां पे भी। और वहाँ के जो प्रोडक्ट है, उनकी फार्मेसी है, वहाँ के जो सिद्धघृत है वो देसी गाय के घी में बने इस प्रकार के है, और ग्लास की बोतल में है। तो अभी मैं वहां पे भी एक बार देख लेता हूँ कि उसकी प्राइसिंग वगैरह क्या है इस प्रकार से। यहाँ सर्वेश कुलकर्णी ने अनामय नाम का एक ब्रांड निकाला है, उसमें भी देसी गाय के घी का प्रयोग है और उसी से बने सिद्धघृत इस प्रकार के है। लेकिन काफी महंगा है, 150 ग्राम के लिए 700 रुपया उसकी प्राइस है, 700 750 इस प्रकार से। तो ठीक है, हम थोड़ा इसके बारे में सोचेंगे कि ये पुणे में ही है। आटा से आटा आता जे देसी गाईचे तूप मिळते ते 2600 रुपये इथं, हे वाढलेले दर असतात, खरी एवढी प्राइस असण्याचे कारण नाही। एवढ्या खर्च खरंच येत नाही हे तूप बनवायला, डिमांड अधिक असल्यामुळे रेट वाढवतात इतर लोक, हे फॅक्ट आहे। त्यामुळे जर स्वस्तात मिळत असेल आणि सोर्स चांगला असेल तर ते घ्यायला असे मला वाटते, घ्यावे असे मला वाटते। ये सही है, सभी लोग जो मुनाफा कमाना चाहते हैं वो घी के जरिए ही कमाना चाहते हैं। वास्तव में देसी गाय अगर है और आप नैसर्गिक खेती करते हैं तो उसमें भी काफी प्रोडक्ट्स निकल आते हैं। जैसे कि चावल है या फिर बाकी धान है, तिल जैसे है, हल्दी है, वगैरह वगैरह। ऐसा सुना है कि कोट्टकल के सिद्ध घी भी देसी गाय के घी में बनते हैं। नहीं, मैंने कोट्टकल में विजिट की है, देसी गाय का नहीं है। मैंने बात की थी उनसे और मैंने कहा था कि आप प्रीमियम क्वालिटी निकालो। जैसे दूधपापेश्वर की प्रीमियम क्वालिटी है, तो उसी प्रकार की देसी गाय की प्रीमियम क्वालिटी, देसी गाय के घी की प्रीमियम क्वालिटी, उसका दाम ज्यादा होगा और लोग ले लेंगे फिर भी इस प्रकार से। लेकिन कुट्टकल में नहीं है, और उनका कहना है कि जितनी बड़े पैमाने पर उन्हें घी की आवश्यकता होती है उतना कोई भी देने वाला नहीं है। पतंजलि वाले क्लेम करते हैं कि देते हैं, लेकिन मैंने बहुत लोगों से ऐसा सुना कि वो पतंजलि को एवन घी देते हैं और पतंजलि अपने नाम से उनको दे देता है। ये भी गलत बात इस प्रकार की है। तो जब प्रचलन बढ़ेगा देसी गाय का, और खास करके गिर गाय का, क्योंकि वही ज्यादा दूध दे रही है अभी, तब कहाँ आ रहे हैं? 19 को आ रहा हूँ, तुम कहाँ हो? 19 को दोपहर की फ्लाइट से पहुंचूंगा। एक बार फोन करो, नहीं तो भोपाल कितना दूर है वहां से, जयपुर से, जबलपुर से भोपाल? मिलने के लिए आ सकते हो। देखते हैं इस प्रकार से। और ये छिंदवाड़ा कहाँ से, कितना दूर है वहां से? और छिंदवाड़ा में एक वैद्य है जो मैंने सुना था कि अंधेरी रूम में रखता है कैंसर के मरीजों को। तो ये अभी महाराज साहब जो है वो छिंदवाड़ा के नजदीक है, ऐसा सुना है। छिंदवाड़ा वहां से 3 घंटे का रास्ता है और उसके आगे एक नागपुर 1 घंटे का है इस प्रकार का। तो महाराज को तो मिलने के जाना ही है, तो शायद हम नियर टू नागपुर या। तो मैं सोच रहा हूँ अगर छिंदवाड़ा में हो सकता है तो
उसकी विजिट करेंगे और वो उस वैद्य को मिलने की कोशिश करें। वैद्य नहीं एक्चुअली, वो शिक्षित नहीं है, लेकिन कैंसर के लिए दवा का प्रचलन है और काफी लोग जाकर दवा लेते हैं, ऐसा है। ठीक है, अभी यहीं पे रुकते हैं, कल रसरत्न समुच्चय को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः। 216 किलोमीटर फ्रॉम जबलपुर, तो 3 घंटे का रास्ता ठीक है। भोपाल से जबलपुर 320 किलोमीटर। तुम अगर मिलना चाहते हो तो देखो, मुझे फोन करना।